आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कंटिन्यूअस बॉडी। बेटा एनसीईआरटी के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा देना है इस बार का। अगर आप एनसीईआरटी का पेपर देखें, कॉमनली सबको ये होता है कि बायो के लिए या केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी ठीक है, बट फिजिक्स एनसीईआरटी से नहीं आती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। किसी भी दूसरी बुक को पढ़ने से पहले आपको एनसीईआरटी ही सॉल्व करनी है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ। रिसेंटली हम वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो। एनसीईआरटी का मैं आपको स्क्रीनशॉट दे के पूरा वो करवा रहा था। वहां से खुद ढूंढो, मैं नहीं ढूंढ के दूंगा। खुद ढूंढो इस बार का नीट का जो पेपर हुआ उसमें एनसीईआरटी के सीधे सीधे क्वेश्चंस कितने हैं, वर्क एनर्जी पावर के कितने मिल रहे हैं, प्रोजेक्टाइल का क्या मिल रहा है। काफी सारे क्वेश्चंस तो 12th के भी आए थे। इनफैक्ट 12th का पोर्शन ज्यादा था, बट 11th में कौन कौन से चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं। लॉज ऑफ मोशन में से क्या आया था क्वेश्चन, क्या वो एनसीईआरटी में डायरेक्ट वैसा था या कुछ चेंज है, या एनसीईआरटी में नहीं है। तो कोई भी दूसरी बुक, कोई डीसी पांडे लेता है, कोई एचसी वर्मा पढ़ रहा है, कोई एमटीजी की बुक्स पढ़ता है फिंगर टिप्स करके, कोई बोल रहा है कि मैंने जीआरबी की बुक्स ली है। पहले एनसीईआरटी, उसके बाद कुछ भी। कोई भी किताब खराब नहीं है, ठीक है, सब बुक्स अच्छी होती हैं प्रोवाइडेड आप उसको अच्छे से पढ़ें। बट सबसे पहले जो रिकमेंडेड बुक है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, when I'm saying any competitive exam, so I really mean it, any competitive exam, whether it is your civil services exam। अब सिविल सर्विसेज की भी जो लोग तैयारी करते हैं ना, मान लो कोई आईएएस की तैयारी करता है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करता है? वो अपनी 6th 7th की हिस्ट्री की बुक्स, ज्योग्राफी की बुक्स, एनसीईआरटी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स से स्टार्ट करते हैं। सो अभी से करो ना, आपके पास टाइम है। हो सकता है आपने फिजिक्स को एज ए करियर बनाना हो, केमिस्ट्री को बनाना हो, बायो को बनाना हो, किसी को भी एनसीईआरटी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी का थ्योरी वाला पोर्शन पढ़े। ठीक है, रीड इट जस्ट लाइक ए न्यूज़पेपर रीडिंग। उसमें से इंपॉर्टेंट आपको कुछ दिखता है तो उसको नोट कर ले, वहीं पे मार्क कर ले, अंडरलाइन कर ले, हाईलाइट कर ले, जैसे आप याद रख सकते हैं। बट क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस होगा ना उतनी परफेक्शन आएगी। So let us discuss this concept of center of mass of a continuous body। अभी तक हम जो कल तक पढ़ रहे थे, हम बात करते थे सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम। जैसे कोई पार्टिकल है, मास है m1 m2 m3, तो हम सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड कर लेते हैं। अभी बात करेंगे जैसे कोई कॉन्टिन्यूस बॉडी है। मान लो कॉन्टिन्यूस बॉडी क्या होते हैं, जैसे ये कोई ऐसी शेप में कोई हमारे पास रॉड है, ये है कॉन्टिन्यूस बॉडी। तो इस कॉन्टिन्यूस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो फाइंड कैसे करना है, पहली चीज यही जानेंगे आज। फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, क्या टेक्निक है, वो देखते हैं। ठीक है, फिर इस पे बेस हम क्वेश्चंस भी करेंगे। किसी कॉन्टिन्यूस बॉडी का मतलब समझा ना आपने, कि कहीं पे भी ना कोई डिस्क्रीटनेस नहीं है। इट इज ऑल लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक, हर कहीं इस बॉडी का कुछ ना कुछ पार्ट है ही है। Such a body is called as a continuous body. Not necessarily it's like a rod. It can be some disc. It can be some sphere. Solid sphere हो सकता है, hollow sphere हो सकता है। We can calculate any damn thing, any continuous body और उसका center of mass। 2 dimensional बॉडी हो सकती है, 3 dimensional बॉडी हो सकती है। तो हम उसी चीज को जो डिस्क्रीट सिस्टम में बात करते हैं, उसी को देखो कंटिन्यूस सिस्टम में कैसे शिफ्ट कर देते हैं। अगर XCM, मैं अभी 2 डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही Z के लिए भी बोल देंगे अगर 3 होगा तो। अगर XCM और YCM जो है आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कंटिन्यूअस बॉडी। XCM और YCM अगर किसी कंटिन्यूअस बॉडी के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स है,
then XCM will be equal to समेशन की जगह इंटीग्रेशन। अभी आप फॉर्मूला लिख लीजिए, मैं बताऊंगा यूज कैसे करना है और इसमें DM क्या चीज है। ऐसे हम लिखते थे ना बेटा, M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3। अभी लिखेंगे XDM डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन। जब आप DM की इंटीग्रेशन करोगे, इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा टोटल मास, वहां हम लिखते थे समेशन। ऐसे ही बेटा जो YCM होगा, जस्ट राइट द फॉर्मूला फॉर YCM, इट इज YDM। ठीक है, ऑफ कोर्स हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स की बात भी करेंगे, वी विल हैव सम लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आल्सो। लेट अस फाइंड, लेट अस लर्न हाउ टू फाइंड दिस। इस इन एक्सप्रेशंस में ये जो DM है, व्हाट इज दिस DM? A small amount of mass. जब भी आपके पास कोई कॉन्टिन्यूस बॉडी होगी, किसी कॉन्टिन्यूस बॉडी का जब भी सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो वही एक्सप्रेशंस है पहले वाले। द ओनली डिफरेंस इज हम समीशन की जगह इंटीग्रेशन यूज करेंगे। अगर आपको याद हो तो अगर कोई डिस्क्रीट सिस्टम होता है तो उसमें हम लिखते हैं समीशन ऑफ MI डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ MI। आपको बताया था कल, XCM फाइंड करने के लिए, YCM फाइंड करने के लिए भी राइट समीशन ऑफ M1 Y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, समीशन की जगह इंटीग्रेशन। इसमें बेटा DM क्या है, इन सारे एक्सप्रेशंस में आपको बार बार यूज करना पड़ेगा DM। DM is the mass of a small element, small element of the body। जो भी बॉडी हमने कंसीडर की है उसके किसी छोटे से पार्ट का, कोई भी छोटा सा पार्ट विच इज अंडर कंसीडरेशन, उसका मास जो है वो है DM। ठीक है, let us do it with the help of an example। ये DM क्या होता है पहले यही समझ। एक ना सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसको समझने के लिए, इस तरह की सिचुएशन को कैसे एनालाइज करना है। मान लो हमारे पास एक रॉड है, एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड ले रहा हूं, लेंथ जिसकी L है और मास जिसका M है। इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। आल्दो हमें पता है इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा। ठीक है, वन डायमेंशनल ही लो, इसकी विड्थ को अभी इग्नोर कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड, हमें पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही आएगा। सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर पे ही होगा। लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये DM क्या चीज है। यहाँ एक्सप्रेशंस में क्या करना है बेटा, आपने सपोज करते हैं इसका मास है M और लेंथ है L। लेट, या ऐसे लिखो, कंसीडर ए रॉड, आल्दो डेरिवेशंस की जरूरत नहीं है फिर भी करता हूं एक। कंसीडर ए रॉड ऑफ मास M एंड लेंथ L। एक रॉड कंसीडर कर लो जिसका मास M है और लेंथ L है। देयरफॉर मास पर यूनिट लेंथ, बेटा ये जो टर्म है मास पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। हम इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लैम्डा हो गया M/L। अगर कोई 2 डायमेंशनल बॉडी होगी तो इसको बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी। 3 डायमेंशनल होगी तो वॉल्यूम मास डेंसिटी। मास डेंसिटी मींस मास पर यूनिट, लीनियर है तो मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अगर
यूनिफॉर्म रॉड है बेटा, यूनिफॉर्म रॉड का मतलब हो गया जैसे मेरे पास ये एक रॉड है, ये इसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ एज ए यूनिफॉर्म रॉड। अगर ये 10 सेंटीमीटर का मास 20 ग्राम है तो 1 सेंटीमीटर का 2 ग्राम होगा, इसका ये मतलब है। नॉन यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म। पूरी लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर और मास 20 ग्राम है तो 1 सेंटीमीटर का 2 ग्राम, 2 सेंटीमीटर का 4 ग्राम, 5 सेंटीमीटर का 10 ग्राम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। ठीक है, तो अगर इसका कोई छोटा सा एलिमेंट ले लूं जिसका मास है dm, ठीक है, और इसकी लेंथ है बेटा dx, इफ dm is the mass of a small element of length dx, then हम ये भी बोल सकते हैं that lambda is equal to dm by dx। देखो 10 सेंटीमीटर 20 ग्राम, तो 20/10 हो गया 2 ग्राम पर सेंटीमीटर। 20/10 या 10/5 या dm by dx, दिस रेशियो विल रिमेन सेम अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो दोनों को अगर आप इक्वेट कर लो, इन दोनों लैम्डा की वैल्यूज को या एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर लो, विल राइट dm by dx, तो dm कितना हुआ m by l dx। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लैम्डा गिवन होगा, बताऊंगा इसके बाद क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन में आपको लैम्डा गिवन होगा, क्योंकि यही लैम्डा है, अगर लैम्डा गिवन होगा तो लिखना dm इज इक्वल टू लैम्डा dx, और अगर मास और लेंथ दिए हैं जैसे इस क्वेश्चन में तो लिखना dm इज इक्वल टू m by l इंटू dx। ठीक है जी, नाउ नोट कर रहे हैं आप लोग साथ साथ में? यस सर। xcm क्या होगा? नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द x कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास? x dm dm। ठीक है, ध्यान से देखना मैं यहाँ क्या चेंज लाऊंगा। अभी फॉर्मूला तो ये है, बट हमें तो पूरी लेंथ को इंक्लूड करना है ना। पहले dm की वैल्यूज लिख लेते हैं। dm की जगह हम लिखेंगे m by l dx, सो x इंटू m by l dx डिवाइडेड बाय dm की जगह फिर से m by l dx। अभी देखो पूरी रॉड कैसे इंक्लूड होगी, पूरी रॉड यहाँ, ये एलिमेंट हमने यहाँ पर कंसीडर किया, इट कैन बी हेयर, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी 0 to l, इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी 0 to l। हम ये m by l न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल करेंगे, x dx 0 to l 0 to l। देख लो, YCM निकालने की कोई यहाँ जरूरत नहीं है, वन डायमेंशनल रॉड है तो सिर्फ एक ही साइड होगा। सो इसी के बेसिस पे देखिए व्हाट विल बी XCM। x की इंटीग्रेशन होगी बेटा x² by 2 फ्रॉम 0 to l, dx की इंटीग्रेशन होगी x फ्रॉम 0 to l, देन ये वाला 2 बाहर रख लो, ये आएगा बेटा l² - 0² डिवाइडेड बाय l - 0, तो एक l कैंसिल हो जाएगा, योर आंसर विल बी l/2। देख लीजिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, इफ द लीनियर mass density of a rod varies, रॉड जिसकी लेंथ l है, of a rod of length l varies with distance from one end of the rod is lambda equal to a plus bx।
वन डायमेंशनल है, ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं। Linear mass density of a rod of length L varies with distance from the one end is lambda equal to A plus bx. ठीक है, find the location of center of mass of the rod. Give it a thought at least. सोचो कैसे करना है, फिर मैं कराता हूँ। सो बेटा हमारा यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लैम्डा कितना दिया है, a प्लस बी एक्स। ठीक है, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपने देख रहे होगा तो ये रॉड इस तरह की कुछ होगी। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू होगी, अगर x 0 है तो लैम्डा है a। ये कांस्टेंट भी हो सकते थे, ऐसे भी लिखा हो सकता था लैम्डा इक्वल टू 2 प्लस 3x या 3 माइनस 4x या 2 माइनस 5x, कुछ भी। x की वैल्यू 1 हुई तो लैम्डा हो गया a प्लस बी, फिर a प्लस 2b, a प्लस 3b, a प्लस 4b, इस तरह से लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज हैं। सेंटर ऑफ मास, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो अगर हम ऐसे एज्यूम कर लें कि कोई छोटा सा एलिमेंट है जिसका मास है dm और लेंथ है dx, इफ dm is the mass of a smaller element of length dx, then lambda equals to dm by dx. So dm क्या बन जाएगा, मैंने आपको बोला अगर लैम्डा गिवन होगा तो आपने dm को लैम्डा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो dm बनेगा a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, विच मीन्स कि आपका dm होगा a dx प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। ये है dm। नाउ xcm क्या होगा, देखिए xcm विल बी इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला है। अब dm की जगह क्या लिखूं बेटा, लैम्डा dx लिखना था, लेकिन हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया इसको, a dx bx dx इंटू ये वाला x भूलना नहीं न्यूमरेटर में। अब जब आपने dx की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है बेटा, लेंथ dx गिवन है, dx की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, तो आप इसको 0 to L लिख के पूरी लेंथ को इंक्लूड कर सकते हैं। The entire length will be included. So xcm will be equal to ax dx, अगर लिमिट्स की बात करें कैसे लिखेंगे, a x dx फ्रॉम 0 to L, फिर ये x जब यहां मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर फ्रॉम 0 to L, b कॉमन ले लिया, x स्क्वायर आ जाएगा, देखो ये x है ये x है, और डिनोमिनेटर में आएगा a 1 dx फ्रॉम 0 to L प्लस b इंटू x dx फ्रॉम 0 to L। फर्दर आपका ये xcm जो है is going to be a x square by 2 from 0 to L, b x3 by 3 from 0 to L,
A1 की इंटीग्रेशन होती है x फ्रॉम 0 to L, B x की इंटीग्रेशन हो गई x²/2 0 to L। Which means देखो एक लोअर लिमिट 0 है तो डायरेक्टली अपर लिमिट पुट कर सकते हैं आप। ये ऐसे लिख लो a/2 into L² plus b/3 into L³ divided by a into L minus 0 मतलब L plus b/2 into L² again। यस ठीक है सर, बेटा? यही आता। हाँ चेक कर लीजिए, जिन्होंने करा है, जिन्होंने नहीं करा है वो भी चेक कर लीजिए कैसे करना है, देख लो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या हो गया ये सब। चले आगे। देख लो कोई डाउट होगा तो पूछना। सपोज हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है। और क्वेश्चन करें या आगे आगे चले? सर पहले और कर करवा दूं? ये वाला कर लिया? यस यस सर। यस चलो एक और टाइप बता देता हूँ, अभी सेंटर ऑफ मास ही पढ़ेंगे, डोंट वरी, सेंटर ऑफ मास नहीं मैं अभी छोड़ रहा। सपोज हमारे पास ये एक सर्कुलर डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां इसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है? सेंटर पे। सेंटर में। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्क है तो सेंटर में ही कॉन्सेंट्रेटेड होगा। जितना लेफ्ट साइड में मास उतना राइट साइड में, जितना ऊपर उतना नीचे। मतलब अगर ये हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास जो है ना, ये दो परपेंडिकुलर अगर मैं डायमीटर बना लूं तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, ये एक लाइन है, इसके लेफ्ट में जितना मास है उतना राइट में, ये दूसरी लाइन है, इसके ऊपर जितना है उतना नीचे। नाउ सी द क्वेश्चन, इसके सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको 0 0 बोल दें बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर हम इनको 0 0 ले लेंगे ना, तो चाहे छोड़ दो आप इसको, अगर हम 0 0 ले लेंगे तो हम बोलेंगे कि यही हमारा ओरिजिन है, यही हमारा रेफरेंस है, ये 0 0 है। ठीक है, अभी क्वेश्चन समझना। इस रॉड का मान लो जो रेडियस है वो है r है, और इस रॉड नहीं सॉरी ये डिस्क है हमारे पास, इसका मास है m। द क्वेश्चन इज फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, एक सर्कुलर डिस्क है जिसका मास है m और रेडियस है r, अनदर डिस्क of radius r/2 is taken out as shown in figure. From a circular disc of mass m and radius r, हमने एक डिस्क बाहर निकाल दी, another disc of radius r/2 is taken out as shown in figure. Means फिगर बनानी पड़ेगी, ये एक डिस्क निकाल दी बाहर, जब ये डिस्क बाहर निकाल दी देखना, आई हैव रिमूव्ड दिस पोर्शन, इमेजिन इट, एक डिस्क में से एक डिस्क बाहर निकाल दी, यू विल बी लेफ्ट विद दिस पोर्शन ओनली।
समझ में आ गया क्वेश्चन? समझ में आ गया? अब ये सोचो कि जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये डायमीटर आप ऐसे ही रहने दो, डायमीटर तो वही है। इस लाइन के ऊपर जितना मास है उतना ही मास नीचे भी है। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं हुआ, वर्टिकली वो सेम ही है। लेकिन अगर ये लाइन है, इसके लेफ्ट साइड में ज्यादा मास है और राइट में तो कम हो गया ना। अब समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ से पोर्शन निकाल दिए। यस सर। अब सेंटर ऑफ मास 0 0 था हमारा ओरिजिन। बोलो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट होगा या इधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड शिफ्ट हो लेफ्ट जाएगा। तो अगर आपने इसे 0 0 माना है और ये मैंने बोला ये ओरिजिन है, ये नेगेटिव हो गया। तो हम यस x की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, लेकिन x की वैल्यू जो है वो माइनस में आएगी। ये समझ में आ रहा है कैसे? यस सर। दो ही बच्चों को समझ में आ रहा है मुझे लगता है, और कोई बोल ही नहीं रहा। तो इस तरह की सिचुएशन को हम कैसे टैकल करें, कैसे पता चले x1 क्या है, x2 क्या है, m1 क्या है, m2 क्या है? हमें तो मास की वैल्यू कोई वैल्यू बताए बात ही नहीं करी है। x1 x2 तो चलो फिर भी हम निकालें। जो रिमूव्ड पोर्शन है मैं इसको भी रख लेता हूं, ये भी काम का है। ये वाला जो पोर्शन यहां से उठा लिया ना, मैं उसको यहां रख लेता हूं। ठीक है, ये भी हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स देगा। ये हमारा 0 0 था, इसको उठा के वापस यहाँ रख दोगे तो डिस्क फिर से कंप्लीट हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास फिर से 0 0 पे ही रहेगा। बेटा जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी, स्पेशली क्या स्पेशल है इसमें, मास कुछ रिमूव किया है। मास अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, यहाँ मेंशन नहीं है बट नहीं मेंशन है तो मतलब यूनिफॉर्म ही होगी। यूनिफॉर्म डिस्क होगी ना, तो बेटा जो मास होगा वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो हमारे जो एक्सप्रेशन हैं एक्स सी एम के, वाई सी एम के, वाई तो नहीं आएगा ना, एक्स सी एम में आपने क्या करना है, m1 की जगह मास एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यू विल राइट a1 x1 प्लस a2 x2 की जगह यहां माइनस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। ऐसे नॉर्मली क्या करते, एरियाज को हम ऐड कर लेते हैं, a1 x1 प्लस a2 x2। बट सिंस यहाँ कुछ पोर्शन रिमूव किया है, तो जो रिमूव्ड पोर्शन है उसको माइनस कर देना है आपने। ठीक है, नाउ टेल मी, ये जो ओरिजिनल हमारी डिस्क थी इसका एरिया है a1, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। जो रिमूव्ड डिस्क है उसका एरिया है a2 पाई इंटू आर बाई टू स्क्वायर, सो दैट वुड बी पाई आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है बेटा, पाई आर स्क्वायर बाय 4 मतलब a1 बाय 4। तो इस स्टेप में हमने a1 और a2 के बीच में रिलेशन भी देख लिया। a1 है पाई आर स्क्वायर और a2 है a1 बाय 4। x1 हो गया, देखो इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए, x1 हो गया ओरिजिनल जो डिस्क थी उसका x कंपोनेंट, माइनस किया है हमने दूसरा वाला पोर्शन, उसका जो x कंपोनेंट है वो तो ये है, क्योंकि जो रिमूव्ड पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ था ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हैं r/2 0। कैसे r/2? रेडियस r/2 है इसका, तो ये यही तो है इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन। तो a2 कितना हो जाएगा, सॉरी x2 कितना हो जाएगा, r/2 प्लस r/2, क्योंकि यहां से आगे है। सोचना, अगर इस पोर्शन की जगह ये वाला पोर्शन रिमूव किया होता ना, तो आप लिखते x2 इक्वल टू माइनस r/2। समझ में आ गया? अभी आपको क्या करना है बेटा, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। करोगे या मैं करके दूं? सर कर लेंगे। xcm इज इक्वल टू, ये तो जीरो ही आएगा, सीधा लिखो a1 इंटू जीरो माइनस a2 की जगह मैं लिख दूं a1 बाई 4 इंटू r/2
डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2 है, तो a1 माइनस a1 बाय 4। सो XCM इज इक्वल टू ये 0 माइनस a1 बाय 4 इंटू r बाय 2 डिवाइडेड बाय 3a1 बाय 4। सॉल्व कर लेना, a बाय 4 कैंसिल, माइनस r बाय 6 आ जाएगा। यस ठीक सर। है, पूरा सॉल्व करो, डू इट राइट नाउ एंड लेट मी नो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैं सब एक मास शीट आपके साथ अभी शेयर करूंगा, एक मिनट रुक जाओ, शेयर करूंगा, उसमें हम डिफरेंट बॉडीज के सेंटर ऑफ मास की वैल्यूज को याद रखेंगे। जैसे अगर हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, सेंटर ऑफ मास सेंटर में होगा, बट कल चलो डेरिवेशन करा भी दूंगा। अगर एक सेमी सर्कुलर रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे लोकेट करेंगे? सर्कुलर डिस्क है, उसका तो सेंटर ऑफ मास सेंटर में है, बट सेमी सर्कुलर डिस्क है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सर हाफ होगा उसका। ठीक है, नहीं हाफ नहीं होगा ना, हाफ कैसे होगा? लॉजिकली सोचो, तो कल हम डेरिवेशंस करते हैं। अब आपने जो सर पूछना है वो पूछ सकते हैं। हाँ सर बोलो। मास जो रिमूव पार्ट का है, वो तो m/4 होगा ना, ऐसे हम देखें तो। m/4 होगा अगर यूनिफॉर्म होगा तो, यस यस सर। m/4 होगा। हम इन टर्म्स ऑफ मास लिखेंगे नहीं ना इसको, क्योंकि अगर मास फाइंड करना होगा तो आपको क्या पता मास कितना है? वो तो इस एरिया की कैलकुलेशन के बाद पता चला ना यस सर। कि मास m/4 होगा। अभी ये तो चलो सामने दिख रहा था, अगर ऐसा क्वेश्चन है कि ये डिस्क है और इतना सा पोर्शन हटा दिया, इसका रेडियस है r/9 सपोज, तो आपको मास वाला कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं करो, एरिया वाला कॉन्सेप्ट यूज करके कर लो। ठीक है, ओके सर। आप ये क्वेश्चन अभी लिखा हुआ है ना सभी ने? यस सर। करके भेजो जरा मुझे। ओके सर।